बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SD TV। किसी भी मुल्क और या किसी भी ग्रुप की तरक्की के दो हिस्से होते हैं इकॉनमी के। एक तो एंडोमेंट होती है कि दरिया बहुत अच्छे हैं, पानी बहुत है, ज़मीन ज़रख़ेज़ है, लोग इंटेलिजेंट हैं और मिनरल्स बहुत निकलती हैं। जोग्राफ़ी ऐसी है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है आपको टॉल मिलता है और बेशुमार और चीज़ें जो एंडोमेंट है। लेकिन ये तो सदियों, हज़ारों, लाखों सालों से यहीं पड़ी हुई है। इनसे फ़ायदा उठाने के लिए एक प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स का पूल होना चाहिए, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी अगर अच्छी ना हो तो ये सारी चीज़ें कैश ही नहीं हो सकती। और जो इंटेलिजेंट माइंड ग्रूम हो जाते हैं, दे वांट टू लिव हियर, दे डोंट वांट टू लिव हियर, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हम सिर्फ इसी से खुश होते रहते हैं कि रेमिटेंसेस आ रही हैं। ये भूल जाते हैं कि जो रेमिटेंसेस आ रही हैं दे आर फ्रैक्शन ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी। असल में कमा के वो वहाँ दे रहे हैं और हम अपना प्रोडक्टिव एसेट जो ब्रेन ड्रेन है वो वहाँ पे हो रहा है। अब 76 साल से पाकिस्तान का इशू एंडोमेंट नहीं है। सुई गैस एक बहुत बड़ा रिसोर्स था, कोयला बहुत निकलता था, सोना और तांबा बहुत निकल रहा है, एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज भी कहते हैं बहुत हैं, समुंदर बहुत बड़े बड़े हैं, मादनियात हैं, सब कुछ। बट ये किसी काम नहीं आ रहे उस तरह से। और हम कर्ज़ों के सूद की अदायगी के लिए भी कर्ज़े और लेने पे मजबूर हैं, जो कि सस्टेनेबल अब लगता है कि नहीं रहा, क्योंकि इकॉनमी नहीं चल रही। प्रोडक्टिव साइड जो है दैट इज़ नॉट बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड कि उस स्टेज तक कि हम उसे कह सकें कि ये ऑप्टिमाइज़ होगी, उससे कम भी। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, वो क्या फंदा है, वो क्या कॉलर है जिसने रोका हुआ है, इसके गले से दबाया हुआ है और उसको आगे नहीं चलने देता इकॉनमी में। इसके बारे में हम एक बात करेंगे। ज़ाहिर है ये वो सवालात हैं, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, जो जिनका जवाब कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है आपको, जिसने इकॉनमी को भी देखा हो, इकोनॉमिक्स को भी समझता हो, ह्यूमन एंडेवर एंडोमेंट को भी समझता हो, और आज के करंट जो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस हैं ग्लोबली, सारा उनमें भी ही मस्ट हैव, ही शी मस्ट हैव सम इंकलिंग ऑन दैट। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नसीम बेग, जो कि NIT के हेड भी रहे। तो म्यूचुअल फ़ंड को हैंडल करना या वो बाकी चीज़ें, या जो वो साइड है जो कि है वो बड़ी, उसमें बड़ी लर्निंग है। आजकल आरिफ हबीब कंसल्टिंग के साथ हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में थॉट प्रोसेस जो है टेबल पे कैसे प्लान करना है और उसके बारे में गौर व फिक्र करते रहते हैं। नतीजतन ये है कि जो इन्वेस्टमेंट कोई प्लेस करना चाहता है आगे, उसके लिए देखेगा कि हम जो अपने अंडे रख रहे हैं वो बास्केट कैसा है। तो इनको हमारे कहने की वजह से नहीं, अदरवाइज एक्लेम किया जाता है, माना जाता है कि ही इज़ एक्सपर्ट ऑन दैट। नसीम बेग साहब, वेरी वार्म वेलकम। Thank you very much, and for those very kind words. थोड़ा सा बताएं हमें कि क्या इशू है जिसकी वजह से हम फंसे हुए हैं। ताहिर, मेरी नज़र में इट्स अ मोर बेसिक थॉट प्रोसेस। देखिए, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, एंड वन कुड बैक इट अप विद अ लॉट ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च एज वेल, वो ये है कि जो सोसाइटीज ज़्यादा इंक्लूसिव होती हैं वो तरक्की बेस्ट करती हैं। और इसमें अगर आप दो बड़ी मिसालें ले लें, एक अमेरिका की, तो कम से कम मेरे उम्र के लोगों ने ऑब्जर्व किया कि 1960s 50 से शुरू, लेकिन 60s में उनके यहाँ बड़ी इंक्लूसिवनेस थी ऑफ एंटायर सोसाइटी स्ट्रक्चर। ज़ाहिर है 50s में जो ब्लैक्स थे उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, कंटिन्यू कर रहा था, ऑलबिएट उनकी स्लेवरी वगैरह तो बहुत पहले से बैन हो गई थी वगैरह। और बट अर्ली 60s में जब से सिविल राइट मूवमेंट्स वगैरह आई तो इंक्लूसिवनेस वहाँ भी बढ़नी शुरू हो गई। और उस जमाने में यह था कि कोई भी पढ़ लिख जाता था, हाई स्कूल वगैरह, उसको मोर और लेस जॉब अशोर्ड होती थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चल रहा था, एक लाइफस्टाइल अशोर्ड था, वो मॉर्गेज पे मकान भी ले लेंगे, बच्चों की तरबियत भी करवा लेंगे,
रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो एक बड़ी गोल्डन एज थी। वजह उसकी मैं यही कहूँगा कि वो स्ट्रक्चर उस वक्त उनकी सोसाइटी का इंक्लूसिवनेस पर था, जो पॉलिटिकल थॉट थी। बाद में उनकी पॉलिटिकल थॉट में चेंजेस आई और मुख्तलिफ चीज़ें हुई जिसकी वजह से दी फाइनेंशियलाइजेशन कह लीजिए, मनी कह लीजिए, बिग मनी बिकेम मोर पावरफुल। लॉबियस्ट जो वॉशिंगटन डीसी में काम करते हैं, थ्रोइंग मनी एट देयर व्हाट दे वांट टू प्रमोट। उनके यूएस के सुप्रीम कोर्ट के दो एक डिसीजंस ऐसे कि कॉर्पोरेट एंटिटीज को फंडामेंटल राइट्स दे दिए। फिर बाद में जो कंट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे से लिमिट हटा दी। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो वो इंक्लूसिवनेस हट गई और आज वहाँ पर इनक्वालिटी है। तो वो जो अ, अब एक वहाँ मुहिम चली हुई है इनके सदर साहब की कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इसलिए है कि अगेन कहना पड़ रहा है, इट इज नो लॉन्गर ग्रेट। ठीक इसी के मैं अगर इक्विवेलेंट फिर चीन की मिसाल ले लूं, तो वहां पर भी देखिए ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी वगैरह की बात नहीं, इंक्लूसिवनेस वहां भी रही कि भाई पूरी सोसाइटी को लेकर चलना है। वो आपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मार्केट बेस्ड रखना है, सोशलिस्ट रखना है, कम्युनिस्ट रखना है, वो बात की बात है। प्राइमरी जोर वहां पे यही था कि इंक्लूसिवनेस होनी है। तो उससे हमने रिजल्ट देख लिए कि बहुत तरक्की की। बाकी पाकिस्तान में ये चीज़ मिसिंग है, इंक्लूसिवनेस नहीं है। जो हमारी सोसाइटी सदियों से चली आई हुई थी दबी हुई, उसमें कोई जेन्युइन चेंज नहीं आया क्लास स्ट्रक्चर का। तो ना फिर उसमें उस सोसाइटी में आप इन्वेस्ट करते हो, वेदर इन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ह्यूमन कंडीशंस, उनकी न्यूट्रिशन हो, उनकी तालीम हो। और तालीम से मतलब क्वालिटी तालीम हो, ये नहीं कि थोड़े से आपने बजट में पैसे एलोकेट कर दिए। जो गवर्नमेंट्स का नॉर्मल काम होता है कि भी मेक श्योर के सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही हो, और उसी से एमिनेट करती है फिर प्रोडक्टिविटी वगैरह आपकी, वेदर इट इज ऑन द एग्रीकल्चरल साइड, वेदर इट्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड। आप अगर देखें तो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डाउन है। बड़ी मेजर क्रॉप्स को ले लें आप। आप अगर अपनी इंडस्ट्रियल जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, पिछले 10 साल में तो टोटल ग्रोथ उसकी 2.5% के करीब हुई है। अ, इसके बरक्स जो गवर्नमेंट का ज़्यादा जोर है वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा शॉर्ट साइटेड है कि भाई किसी तरह गुजारा हो जाए। अभी चूंकि हम उस तरह के डॉलर कमा नहीं रहे थे थ्रू एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा, और आईएमएफ में बार बार जाना पड़ता है, तो फिर जो भी आईएमएफ की कंडीशंस होती हैं वो पूरा करना आप शुरू कर देते हैं। वो कंडीशंस लगाई जाती हैं, हमारे यहाँ वो कैपेसिटी नहीं है कि उन कंडीशंस को हम तरीके से आर्ग्यू करें और सही मेजर्स लें। तो इस वक्त सबसे बड़ा जोर गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन पर है। अब आगे ही जब बिजनेसेस वगैरह दबे में हैं, और चूंकि बिजनेसेस की ग्रोथ नहीं हुई, इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जो बोझ है टैक्सेशन का, वो कोई आप रियल टर्म्स में टैक्सेशन कोई इसी 10 साल में 6% बढ़ गया, जबकि इंडस्ट्री ग्रो की 2.5%। अब लोग कहेंगे कि नहीं कोई पूरे जीडीपी टू टैक्स रेशो तो वही रहा। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो जीडीपी में ग्रोथ आई वो आई सर्विसेज सेक्टर से, जहां टैक्स कलेक्शन वगैरह ना होने के काबिल है। तो सारा बोझ आपने डाल दिया दो एक कैप्टिव सेक्टर्स पे, आप कह लीजिए इंडस्ट्रियल सेक्टर और सैलरीड क्लास पे। तो फिर वो जो आपने बात की कि रेमिटेंसेस वगैरह, जाहिर है जब आप यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं क्रिएट कर पाए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी आपकी इंडस्ट्री तो वो ग्रो स्पेस से नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, ना आपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट किया, तो वहाँ से भी लोग फिर मजबूरी में शहरों में आ जाते हैं और वहाँ के फिर
मसाइल और मज़ीद बढ़ जाते हैं। तो हो ये रहा है कि हम जो बेसिक ह्यूमन कैपिटल है उसको निगलेक्ट किए हुए हैं। बाकी सारी चीज़ों को ठीक है, वो आर्जी तौर पे तो आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है क्योंकि आपको कुछ हेल्प मिल गई होती है आईएमएफ से, चीन से, बाकी जो दोस्त ममालिक कहते हैं कुछ थोड़ा सा हमें वो लीवे दे देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल चीज़ों पे हमारे नज़र रही नहीं है। एंड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज योर ह्यूमन रिसोर्स। सो इफ आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा नसीम बेग साहब, ये जो मैं समझा हूँ आपसे और क्लियरली, आई आस्क यू अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ये जो आपने बात की है, इससे ये लगता है कि जो इशू है वो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पॉलिटिकल है इन नेचर। क्योंकि जो एक इंडस्ट्रियल और सैलरी क्लास है, ये तो दे आर सिटिंग डक, कहीं जा ही नहीं सकते, एसेट हैं, सैलरी आनी है। बाकी दो जो क्लासेस हैं, एग्रीकल्चर को भी अगर आप छोड़ दें, जो सर्विसेज वाली साइड है जिसमें ट्रेडर और रिटेलर हैं, वो तो शहरों में अब वो वोट देते हैं, वो उन्हीं के वोट के ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम चलना है। और अगर हाइब्रिड सिस्टम हमारा चलना है तो उसके आगे भी जो एक कंटोर है या जो आगे एक फ्रंट है, वो पॉलिटिकल जो है वो उन्हीं से आगे से चलना है। तो ये तो जो एक एडिफिस खड़ी हुई है या जो रही है पीछे, ये तो इसको चेंज करना, ये चाहें भी तो इनके लिए तो ये खुद कुछ हमला हो सकता है अगर ये करना चाहें तो। व्हाट डू यू थिंक? इसमें मैं आपने तो हाइब्रिड ऑन ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का है, मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारी इकोनॉमी भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर पे है। उससे मेरी ये मुराद कि एक तरीका होता है कंट्रोल्ड इकोनॉमी का, और वो आप फिर एक फेडरल लेवल पर या जो भी एक गवर्नमेंट के लेवल पर डिसाइड करते हो कि भाई जो जिस तरह पहले हमारा लाइसेंस राज होता था। और दूसरा होता है मार्केट बेस्ड। हमारे यहाँ ये है आधा तीतर आधा बटेर कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी अब तक चल रही है, क्योंकि आपने जितने भी कवानीन बनाते हैं उसमें एक आप गुंजाइश रखते हैं कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेगुलेशंस इशू की जाएंगी। वो रेगुलेशन एक हमारी जाहिर है जो सिविल सर्विस है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसी के थ्रू इशू होती हैं, जिनको हम एसआरओज कहते हैं। तो उससे होता ये है कि आपने किसी को मराद दे दी, किसी के टैक्स में छूट दे दी, किसी को टैरिफ प्रोटेक्शन दे दी, वगैरह वगैरह। और वो जो, तो मेरे हिसाब से वो कंट्रोल इकोनॉमी चल रही है। साथ में आपने मार्केट ओपन कर दी। अब जब आपने मार्केट ओपन कर दी बट नॉट अ ट्रू मार्केट सिचुएशन, तो फिर प्राइवेट सेक्टर का काम है यार मैं अब इसमें बेस्ट किस तरीके से मैनेज करूं। मुझे जो एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है उसी में मुझे मैनेज करना है, तो वो फिर उसमें जो भी बेहतरी अपनी कर सकते हैं करेंगे। आप ये देखेंगे कि जब जाहिर है आपकी प्रोडक्टिविटी एक कहने को है, इसका मतलब ये है कि इंक्लूसिवनेस क्योंकि नहीं है। आपने जॉब क्रिएशन करने के, आपका अगर मेन टारगेट गवर्नमेंट को कि भाई जॉब क्रिएशन होना है, वो कैसे होगा? तो वो तभी होगा कि आपकी अगर एग्रीकल्चर साइड है या मैन्युफैक्चरिंग साइड है उसमें ग्रोथ है, उसमें आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो। वो चीज़ आप जब नहीं करोगे तो फिर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हो, चूंकि हमारा एक फर्टिलिटी रेट काफ़ी ऊंचा है दुनिया के मुकाबले में, तो वो लार्ज सेगमेंट्स ऑफ यंग पीपल आ रहे हैं, और फिर जो जिनका मौका मन जाए वो थोड़े बहुत बाहर चले जाते हैं, बाकी तो यहाँ फंसे हुए हैं। और उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, ना एजुकेशन क्वालिटी मिल रही है, हेल्थ कंडीशंस, न्यूट्रिशन, हर लिहाज से हम मार खा रहे हैं। तो हम हमारी वो आपने बात सही की है कि देखिए इकोनॉमिक्स इज अबाउट पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ। इट इज द पॉलिटिक्स दैट डिसाइड्स कि आपने करना। इकोनॉमिक्स उसका एक आउटकम होता है कि भाई ये हो रहा है तो उसका ये होगा। इकोनॉमिस्ट आपको रिसर्च करके बता देगा कि भाई अगर आप ये करोगे तो उसका ये आउटकम होगा। वो आपको रिकमेंड भी कर सकेगा कि भाई आप ऐसा कर लो तो इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड विच बेनिफिट्स अ फ्यू, विच फ्यू में मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन दैट इज योर करंट स्ट्रक्चर। तो उसको जब तक आप मेंटेन रखोगे, और जिस तरह आपने कहा कि अगर मैं
एक पॉलिटिकल कंट्रोल में हूँ और मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो उसमें से मुझे गिव अप करने पड़े तो मुझे तो तकलीफ होगी। लेकिन अगर मेरी थोड़ी ब्रॉडर विजन हो कि भाई मैं इस पाई को बड़ा कर लूँ, बड़ा करने में मुझे थोड़े दिन थोड़ा अपना होल्ड बैक करना होगा अपने बेनिफिट्स, बट लॉन्गर टर्म में मुझे मजीद बेहतर बेनिफिट्स मिलेंगे, ये विजन मिसिंग है। सो इट्स नॉट सो सुसाइडल, इट्स वेरी शॉर्ट साइटेड कि आप जो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जो पाई का साइज डबल ट्रिपल कर सकते हो, वो आप नहीं करने जा रहे हो, क्योंकि डबल ट्रिपल में से आप अगर अभी जो परसेंटेज ले रहे हो उसकी आधी भी लोगे तो यू विल स्टिल बी बेटर ऑफ। ये चीज की मैं नहीं समझता हूँ कि इन दी पावर कॉरिडोर्स अंडरस्टैंडिंग है। आप समझ, ये जो आपने बात की, ये बात तो परफेक्टली कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं जो इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, थोड़ा बहुत देखा है। लेकिन द इशू इज़ कि इसमें जो भी रजीम ये करेगा, सेल्फ रिडंडेंसी का उसमें एलिमेंट तो नज़र आएगा, विच इज़ अ रिस्क। जो भी रजीम करेगा उसकी अपनी सेल्फ रिडंडेंसी का, जिसको जिसको इसने राइटर ने, जिसका नाम है डैरन एक एमोगलू और जेम्स रॉबिन्सन, जिन्होंने लिखा वाई नेशंस फेल, वो कहते हैं क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है। तो ये तो स्टेटस को डायरेक्ट चैलेंज करने वाली बात है ना, जो कि बेनिफिशरी हैं, जो एलीट है जिसने कैप्चर किया हुआ है, तो कौन करेगा ये? देखिए ताहिर, आई डिसएग्री विद इट समवॉट। मेरा ये कहना है कि अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि यार मैं इसमें ग्रोथ कर लूँ एक डिफरेंट एरिया में वगैरह, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, तो आर्जी तौर पे मैं उसमें से मुनाफा डिविडेंड की सूरत में ना निकालूं, री इन्वेस्ट कर दूं, तो मेरा बिजनेस जब डबल हो जाएगा तो आई विल बी मच बेटर ऑफ, विल आई नॉट बी? सो ये अगर आपके कंट्रोलिंग एलीट्स में भी यही सोच आ जाए कि यार अगर ये इकोनॉमी डबल ट्रिपल साइज की हो जाए, जो होना चाहिए गिवन इट्स पॉपुलेशन बेस एंड जिस तरह आपने कहा सारी नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह आपके पास हैं, तो एवरी वन वुड बी फार बेटर ऑफ। मसला ये हो गया है कि अनफॉर्चुनेटली जो बहुत से, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट बहुत से जो रूलिंग एलीट्स के मेंबर्स हैं, उनने खुद गिव अप कर दिया हुआ है इस इकोनॉमी पे। वो बिलीव करते हैं कि ये इकोनॉमी सही नहीं हो सकती है, और तभी उनने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, कुछ एसेट्स बाहर बना लिए हैं, कुछ रहने का वहां पर कोई लीगल राइट्स क्रिएट कर लिए हैं कि वो बाहर जाके रह सकें। तो ये ताहिर इस तरह है कि अगर एक बहुत बड़ा बहरी जहाज है, उसका जो कैप्टन एंड क्रू है, उनने तो अपनी लाइफ बोट्स बना ली हैं, रख ली हुई हैं, और बाकी पैसेंजर्स आर, द शिप गोज डाउन दे विल गो डाउन। ये लोग समझते हैं कि हमारे पास वो लाइफ बोट्स होंगी, हम तो उसमें निकल जाएंगे। या आप इक्विवेलेंट ऑफ अ लार्ज एयरक्राफ्ट ले लें कि कैप्टन एंड क्रू ने पैराशूट्स रखे हुए हैं, बाकी पैसेंजर अपनी खैर मनाए। सो अनफॉर्चुनेटली द थॉट प्रोसेस एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स दैट। आप देख लीजिए जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, एंड नॉट ओनली पॉलिटिकल, द इंटायर लीडरशिप, उसमें चंद एक्सेप्शन जरूर हैं मैं कहूँगा, जो आज की पाकिस्तान में बिलीव करते हैं और वो बाहर नहीं ले जा रहे हैं, या अगर एसेट्स हैं भी तो मोर ऑन इकोनॉमिक मैनेजमेंट बेस है कि भी एक नॉट ऑल एग्स इन वन बास्केट। बट उनकी नज़र उस तरफ नहीं है कि भी चलो यहाँ नहीं होगा तो बाहर जाके रह जाएंगे। आपके आपने देखा है कि वेदर दे आर फ्रॉम फ्रॉम द सिविलियन और मिलिट्री सर्विसेज, वेदर फ्रॉम जुडिशरी, वेदर फ्रॉम पॉलिटिशियंस, कितने ऐसे हैं जो बाहर चले गए हैं और सेटल हो गए हैं आफ्टर होल्डिंग मेजर पोजीशंस, या जो आज कंट्रोल में हैं और जिनने अपनी अरेंजमेंट्स की हुई हैं, चंद एक जरूर हैं जिनने नहीं किया हुआ है। सो दैट माइंडसेट के साथ आपका चैलेंज तो बहुत बड़ा है। अच्छा ये बताएं आप, वो बात आपकी ठीक है। एक आपको मैं वो इकोनॉमिक्स में या किसी भी डिसिप्लिन में जब हम कोई थ्योरी देते हैं तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर उससे कोई सॉल्व हो सकता हो तो वो थ्योरी जो है वो उससे रेटिफाई हो जाती है। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट ने एक वो यूनिफिकेशन थ्योरी दी और बाद में उसे नोबेल प्राइज़
दहाइयों के बाद मिला, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में वो जो एक्सेलरेटर था वो बनाया गया जेनेवा में, और जब वो पार्टिकल प्रूव हो गया कि है, तो जो दोनों थे, डीनबर्ग साथ दूसरा जो साइंटिस्ट था, दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब आपने जो बात की है, इसका एक सलूशन है, हमारी शुगर इंडस्ट्री है। गन्ना जो है उसमें सुक्रोज कम होती है पाकिस्तान में, मरतूब आबो हवा ना होने की वजह से, ह्यूमिड सॉइल ठठक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस डिफरेंशियल पे पाकिस्तानी शुगर किसी सूरत compete नहीं कर सकती प्रोडक्टिविटी के लिए, जो मर्ज़ी कर लें, क्योंकि जो क्यूबा का गन्ना है वहाँ पे तो सुक्रोज कंटेंट 2 3 4 5 10, मुझे नहीं पता, ज़्यादा होता है बहुत। तो जो उससे जब ज़्यादा होता है तो जो एकरेज रिक्वायर होती है एक्स अमाउंट ऑफ शुगर पैदा करने के लिए, वो थोड़ी होती है, बहुत लेबर बढ़ जाती है सब कुछ करने के लिए। अब ये इंडस्ट्री जो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी आप इंपोर्ट करेंगे शुगर ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर विद सम एक्सेप्शंस, तो ओवरऑल इंपोर्टेड चीनी हमेशा सस्ती पड़ेगी कंज्यूम करने में। जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो सब्सिडी देनी पड़ेगी एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कि टैक्स पेयर मनी से आएगी सब्सिडी देने के लिए। तो हो ये रहा है कि पहले टैक्स पेयर मनी जो है वो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में से बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रांसफ़र होगी, सारे में नहीं, सिर्फ शुगर में, और फिर एक्सपोर्ट होगी और वो पैसा इंडिविजुअल्स के पास चला गया, और फिर जब इंपोर्ट करनी है फिर उसके ऊपर पैसा कमाया गया करने के लिए। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसका बल्क जो है वो 2 3 ख़ानदानों के पास है, आप इसमें क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? लेकिन बात वहीं पे आ जाती है ना कि पॉलिटिकल कंट्रोल किसका है, और उनने अपना शॉर्ट टर्म गेन देखना है। और सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, साथ में अपनी नज़र बाहर भी रखी हुई है कि भाई मैंने तो बाहर अरेंजमेंट भी कर लिया हुआ है, तो दे विल कैरी ऑन एक्सट्रैक्टिंग। मतलब इसमें इकोनॉमिक थ्योरी वगैरह कहाँ से आ जाती है? अच्छा, तो बेसिकली फिर ये इकोनॉमिक इशू तो ना हुआ, ये तो एथिक्स का मामला है, ये तो पॉलिटिकल गवर्नेंस का मामला हुआ। देखिए, इट्स अ पॉलिटिकल, और ये ताहिर ये शायद हम गलत फहमी में हैं कि ये शायद कोई रीसेंट फिनोमेना है। पाकिस्तान का जो वजूद आया 47 में, it was based on the major support to Jinnah then of the so-called Unionist Party, जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, जागीरदार थे। उनका मकसद सिर्फ एक ही था, हाउ टू कंटिन्यू। उनके ये एक कंटिन्यूटी उनकी हो, जो लैंड होल्डिंग की है, और उसकी अदर बरक्स उसका ये होता है कि जो आपका एक ऑलमोस्ट सर्फडम होती है वो मेंटेन हो। तो स्ट्रक्चरली ये सदियों से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, स्ट्रक्चर वही है। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका इस वक्त उस बुनियाद पर है, कंट्रोल ऑफ बल्क ऑफ द वेल्थ, द शेयर ऑफ द पाई बाय अ फ्यू, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, और उसके सिर्फ इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा ओवर टाइम। तो अब आप ये समझते हैं कि जिसे आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कह रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट हम अगर बात करें तो प्राइमरी रिफॉर्म्स हैं। अब सेकेंडरी वगैरह जो बातें हम करें कि जी टर्शियरी रिफॉर्म होगी, ग्राउंड लेवल के ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। अभी तो हम ये कहते हैं ना कि टैक्सेशन को रिफॉर्म कर लें तो वो गुजारा हो जाएगा, तो बुनियादी तौर पे जो इक्विटी के क्वेश्चन है उन्हें भी टेकअप करना पड़ेगा। जी देखिए, जब आपकी अगर सोसाइटल स्ट्रक्चर फ्लॉड है जिससे आपकी तरक्की नहीं हो सकती, मैंने बात शुरू ये की थी कि इंक्लूसिव सोसाइटीज होती हैं जो तरक्की करती हैं। अमेरिका में आपने देख लिया वो दौर जो उसका गोल्डन दौर था, जब वो इंक्लूसिव सोसाइटी थी। चीन की चूंकि इंक्लूसिव सोसाइटी है, उसकी ग्रोथ आपने देख ली, सारी दुनिया कोट करती है। तो आप क्यों, आप 77 साल ना गिने, आप सदियों से इस चीज में फंसे हुए हो जो इंक्लूसिव नहीं है। और उसमें मेरी नजर में कोई ऐसी चीज इम्कानात नजर नहीं आते हैं कि भाई यहाँ पर कोई चेंज आने के चांसेस हैं। हाँ, पॉलिटिकली अगर आप देखें तो हमारी कुछ
कह सकते हैं लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल मुहिम चली थी इन इन दी लेट 60s एंड अर्ली 70s, जब ये पीपल्स पार्टी जोर पर आई। और उस जमाने में लेफ्ट लीनिंग एक इंटरनेशनली भी काफी इस तरह जोर पकड़ रहा था, हिंदुस्तान में भी हुआ। लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि पीपल रनिंग इट वर द एलीट्स, the big landlords, etc., etc. सो रियल स्ट्रक्चरल चेंज तो नहीं था जिस तरह समझिए कुछ ममालिक में आ गया। और वो अमूमन बैठे बिठाए नहीं आता है, कोई सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में कोई चेंज आ जाए, वो बड़ी जंग हो जाए जिसमें बहुत एक ज़्यादा इक्वलाइजेशन हो जाए, या जिस तरह कोई मेजर डिजीज, हालांकि हमने ये कोविड देखा, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह यूरोप वगैरह में प्लेग की वजह से जितने लोग मर गए और वो जो रिड्यूस्ड लेबर फोर्स रह गई, तो उसमें एक बार्गेनिंग पावर आ गई। वो चीज आपके यहाँ लोगों में बार्गेनिंग पावर नहीं है और ना नजर आती है, क्योंकि जो हमारे बर्थ रेट का ग्रोथ रेट है बर्थ का, उसमें तो ह्यूमन सप्लाई बहुत बढ़ती जाएगी। दूसरी साइड पे जो हायर करने वाले हैं वो कम हैं, अपॉर्चुनिटीज कम हैं, तो दे विल नेचुरली गो बाय, यू नो, दे विल पे व्हाट द इन देयर माइंड द मार्केट कंडीशंस आर। बट जो स्ट्रक्चरल चीज है कि आपकी वो सोसाइटी में वो चेंज बैठे बिठाए तो आता नहीं है। मैं कम से कम मेरी नज़र में बहुत कम है। शायद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चंद एक मिसालें जरूर हैं जहाँ ये हुआ कि डिस्पाइट बीइंग हाईली इनइक्वल सोसाइटी, वहाँ कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल माइंडसेट आ गया विदाउट एनी मेजर कैटास्ट्रोफी कि उनने चेंज कर लिया अपने आप को और इंक्लूसिव बना दिया। बाकी कोई मतलब जो आपकी ह्यूमन हिस्ट्री रिकॉर्डेड है। यूरोप में यूरोप में वॉर्स हुई, अमेरिका में सिविल वॉर, आपकी बात ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमें एक क्विकली एक दो तीन चीज़ें तो बताएं ना कि बेस के पहले ये करो ये करो ये करो, दो तीन चीज़ें जो करने वाली हैं। फिर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन एक और पूछता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई दो चार चीज़ें हमें बताएं कि जो करने वाली चीज़ें हैं उनका सीक्वेंस क्या हो। जैसे कि डॉक्टर के पास जाएं तो पहले वो अगर डायरी है तो सिम्टम्स रोकेगा, फिर जो बीमारी है उसका इलाज भी साथ शुरू करेंगे, फिर जो रिकवरी हुई है उसको कंसोलिडेट और परमानेंट करने के लिए कोई एंटी एलर्जी या वो देगा। तो वो रजीम किस तरह होता है वो डॉक्टर बता सकता है। तो जो करने वाली दो तीन चीज़ें हैं वो क्या हैं और उनको किस सीक्वेंस में किया जाए। ये पहली चीज तो, मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट नेवरदलेस जो मेरी नाकिस सॉर्ट ऑफ राय है, थिंकिंग है, उसमें यही है कि देखिए, एट एट द मोस्ट आपके पास टेम्पररी आपको, जिस तरह आपने कहा डायरिया रोक रोक दिया आईएमएफ वगैरह ने, सब ने, बाकी चीन ने मिलके, अमेरिका ने थ्रू आईएमएफ, बाकी आपके जो सो कॉल्ड दोस्त ममालिक हैं उनने थोड़ा सा आपको टाइम दे दिया, तो और उसकी वजह से जिसको मैक्रो लेवल पे आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं वो अचीव हो गई। तो वो एक हद तक आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया। लेकिन ये टाइम अगर आप इन्वेस्ट करते हो इन ह्यूमन रिसोर्स, उसका रिजल्ट तो बहुत बाद में आएगा। देखिए, आज आप अगर लोगों में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो उसका तो 10-12 साल लगते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी में आए। सबसे जो क्लोसेस्ट टू टू पॉसिबिलिटी होती है एग्रीकल्चर साइड, जहाँ पर वैसे भी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं उस इकोनॉमी पे, उस पे ही अगर फोकस कर लें। लेकिन फोकस नए एक्सपेरिमेंट से ना करें। अभी ये जो हम निकले हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे, ये करेंगे, दैट विल बी अ लर्निंग प्रोसेस। मेन थ्रस्ट हैज टू बी जो एग्जिस्टिंग आपका एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है, उसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की जाएं जिससे इमीडिएट रिजल्ट्स आ सकें। और ज़ाहिर है वो क्योंकि सालाना 1 से 2 क्रॉप्स हो जाती हैं, तो उनमें रिजल्ट्स लाना तो इट इज़ ईजियर एंड विजिबल है। उसका फ़ायदा भी हो जाएगा कि आपके कुछ
एक्सपोर्ट अर्निंग्स वगैरह में भी हेल्प हो जाएगी, यहाँ के न्यूट्रिशन लेवल्स में भी हेल्प हो जाएगी। तो वो चीज़ अचीव करना मेरी नज़र में इज सीम्स टू बी द लो हैंगिंग फ्रूट, इफ आई कैन कॉल इट दैट। बाकी चीज़ों में आईटी वगैरह में कुछ अच्छा काम हुआ है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूव्ड एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा। वहां पर भी हो सकता है, बट थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर्स अभी भी फ्लॉड हैं। आपका इंटरनेट स्पीड, कनेक्टिविटी वगैरह वगैरह, उसमें चैलेंजेस हैं, वो ओवरनाइट आप शायद ठीक ना कर पाए। बट मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में और ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना, फौरी तौर पर एग्रीकल्चर से कुछ रिजल्ट्स लेना, वो एग्जैक्ट एनालिसिस मैं नहीं दे सकता हूँ कि क्या क्या करें कि आपकी क्रॉप यील्ड्स इंप्रूव कर जाएं अगले 2-4 साल में, और आपके पास कुछ एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस वगैरह आ जाएं। अभी तो हम एक्सपोर्ट ह्यूमन रिसोर्स को कर रहे हैं, और उसकी ठीक है, वो डॉलर हम गिन लेते हैं, बट द अदर साइड इज those families are deprived of fathers। उसका सोसाइटल इम्पैक्ट बहुत नेगेटिव हो जाता है, खास तौर से क्योंकि जिस तरह की हमारी सोसाइटी एक है, मेल प्रेफरेंस दी जाती है। तो उन उन फैमिलीज में वो जो मेल चाइल्ड है, वो ज्यादा, मैं समझता हूँ कि विदाउट प्रॉपर डिसिप्लिन वगैरह वो ग्रो अप कर जाएंगे, एंड दे विल बिकम मोर ट्रबल मेकर्स फॉर सोसाइटी। सो बड़ी उसमें नेगेटिव साइड भी है आपकी ये रेमिटेंसेस में, सो कॉल्ड। बिल्कुल ठीक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात, डू यू थिंक कि कोई भी गवर्नमेंट या रेजीम पावर में आए और वो ये रिफॉर्म्स बड़ा मैसिवली अग्रेसिवली करे, मतलब ग्रोथ के लिए एग्रीकल्चर को ले, फिजिकल साइड को बढ़ाने के लिए जो है वो बर्डन सैलरीज और इंडस्ट्रियल क्लास से लेके रिटेलर और ट्रेडर्स के ऊपर मेजर डालना शुरू करे करने के लिए, तो इस चीज़ का इम्कान है कि एक टेन्योर में जो 4-5 साल होते हैं वो अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बर्न करके इस काबिल हो सकती है कि वो वायबल रहे। देखिए, यहाँ पर अगेन हमारी फ्लॉड थिंकिंग है। हम समझते हैं कि ये जो हमारा सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वोटिंग का है, और उसको पॉलिटिकल कैपिटल को आपने वो नहीं करना है, ऐसा है नहीं। रियलिटी में इट इज़ नॉट सो। वी आर नॉट रियली, पीपल इन प्लेस आर नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ वोट बैंक, बट बिकॉज ऑफ द ओवरऑल पावर स्ट्रक्चर। तो और इसमें अगेन आपने फिजिकल साइड की बात कर दी, मुझे तो एक्चुअली आई एम अवर्स टू दैट। देखिए, आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, उससे फिजिकल साइड की जब आप बात करते हो तो वो उसको स्ट्राइफल करने वाली बात होती है। ग्रोथ होगी तो उसमें से आपको शेयर ऑफ गवर्नेंस के लिए जो खर्चों की जरूरत है वो मिल जाएगी। साथ साथ में हुकूमत कोई सी भी हो, जैसा भी स्ट्रक्चर हो, उसको ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो तो रुक रहा है ना। आप वेस्टफुल एक्सपेंडिचर किए जाए, ये स्टेट एंटरप्राइजेस के नुकसान भरते जाएं, बिजली वगैरह की इनएफिशिएंट सिस्टम्स का सारा लोड आप कंज्यूमर पे डाल दें, और फिर आप जो एक्सपोर्टर है उसको आप कंपेटिटिवनेस से हटा दें। तो ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं समझता हूँ कि होनी चाहिए। हुकूमत के अपने अखराजात और एफिशिएंसीज को पहले देखें, फिर बात करें कि यार हमें टैक्स भी लेना है। आप पहले टैक्स की बात करते हो, अपनी साइड को जीरो अटेंशन देते हो कि भाई हमने क्या करना है। मेरी नज़र में अगर आप पूरी तरह सर्जरी करें, तो पहले तो हुकूमत के स्ट्रक्चर की सर्जरी करें कि भाई हमने टारगेट बनाने के हर साल इतना खर्चा कम करना है। ठीक, डिक्लेयर कर दें कि ये हमारा टारगेट है, ये आप हमारी केपीआई है कि हम ये करेंगे। साथ साथ में फिर आपका खुद ही वो चूंकि शॉर्टफॉल है फिजिकल, वो खुद ही एक हद तक पूरा होना शुरू हो जाएगा विद द एग्जिस्टिंग टैक्स कलेक्शन। वो ठीक है, उसको फेयर करना वो अपनी जगह है। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, और इसको अगर नहीं केयर करेंगे हम, हमने ये चूंकि पॉलिटिकल फेसेस पे सिर्फ डिपेंडेंस रखी हुई है। आप
ब्यूरोक्रेसी का भी देखें ना, वो जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी चल रही है वो अपनी जगह चला रहे हैं। उनको प्रेशर आता है कभी टैक्स दे दो, वो कोई तो और तरीका निकाल लेते हैं। तो इट्स ए एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस जिसको पहले खुद देखना होगा कि वेयर कैन बी इम्प्रूव। वो जब बिल्कुल, तक नहीं करेंगे बाकी चीजें फॉलो नहीं होंगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम बेग साहब, इन चीज़ों को बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए। मेरा ख्याल है आम आदमी भी शायद ये समझ सकेगा, क्योंकि हम इतनी आसान ज़ुबान में बात की। तो बॉटम लाइन ये है कि ये जो गैसोलीन वाला लोकोमोटिव है, इंजन, इससे पहले घोड़े खींचते थे और वो उसे कार्ट कहते, बगी होती थी या जिग होती थी, या हमारे सब कॉन्टिनेंट में टोंगा होता था, टांगा जिसे हम कहते हैं, घोड़ा होता था। कभी किसी ने नहीं देखा कि जो टांगा है वो आगे हो और घोड़ा पीछे हो। ये चीज़ ऑटोमोबाइल वालों को बड़ी देर के बाद जाके समझ आई। पहले रियर व्हील जो है वो पावर प्रोड्यूस करता था और आगे स्टीयर होता था। फिर गाड़ियों ने फ्रंट व्हील ड्राइव शुरू किया। मतलब जो घोड़े वाली बात है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को भी दिहाइयों के बाद पता चली और उन्होंने रिफॉर्म की एफिशिएंसी में। तो बेग साहब ने जो कहा वो ये है कि पहले जो लोकोमोटिव है, पावर हाउस है, जो इकोनॉमी है, उसको दुरुस्त करें। उसको ताकत, घोड़े को चारा खिलाएं, अच्छा ताकतवर करें और वो खींचे। टांगा जो है फिर वो जब सवारियां बैठेंगी वो अपने आप खींच लेगा। घोड़ा मरियल होता जा रहा है और सवारियां ज़्यादा लदती जा रही हैं, तो किसी स्टेज पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। यू कैन नॉट ब्रिंग टांगा इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स। हॉर्स जो है इट हैज़ टू बी इन द फ्रंट। तो जो फिजिकल साइड है वो टांगा है, वो बर्डन है, सवारियों पर लगती हैं। फिजिकल साइड को रिफॉर्म करना जो है वो बाद में होगा साथ, और उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि फिजिकल साइड अगर कम है, अगर उसको रॉबस्ट नहीं कर रहे तो पैसे कम आ रहे हैं। तो अपने अपनी बेल्ट टाइट करें, जो गवर्नमेंट है वो ख़र्चे कम करें, गाड़ियाँ ना ख़रीदें। तो यही इलाज है कि ख़र्चे कम करें और जो आमदनी है उसको इकोनॉमी में लगाएं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और बाद में बाकी फ़िज़िकल रिफॉर्म होती रहेगी। एक आईएमएफ का भी है, आईएमएफ उल्ट कहता है। आईएमएफ सिर्फ कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड चलती रहे और कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट ना करे, क्योंकि जब डिफ़ॉल्ट करता है तो ट्रेड डिसरप्ट होती है, और यही मैंडेट है उनका ब्रिटेन वुड से। तो गवर्नमेंट को चाहिए, इंडिया की भी मिसाल हमारे सामने है कि जब उन्होंने एक दफ़ा वो परदेसी बदेसी बॉन्ड, उनका नाम कुछ था इसी तरह से, एक्सपैट्स के लिए निकाले और पैसा आया, और उन्होंने कहा, वो गाना भी बनाया कि घर आ जा परदेसी तेरा देश बुलाए रहे। तो उन्होंने पैसे भेजे एक्सपर्ट्स ने और उन्होंने आईएमएफ का देखे, एंड दे नेवर लुक बैक, और इकॉनमी चल पड़ी है। तो मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो बॉटम लाइन उसकी यही बनती है। अब क्या हुकूमत है वक्त, कोई भी रजीम, चाहे वो हाइब्रिड हो या जैसा भी हो, ये कर सकेगा, या उनको समझ आ सकेगी कि वेस्टेड इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट्स का जो है इन रिफॉर्म को करने में। देखते हैं आगे क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।